हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का जो चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे और इसी में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा। और जो भी बच्चे इस क्लास को लाइक नहीं किए, आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। आप लोगों को एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, जितना इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको पढ़ाने जा रहे हैं और इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न रहेगा, इसी में से आएगा 100%, ये हमारा गारंटी है। तो इस क्लास को ना आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद जरूर करिएगा और हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे समझा समझा के कि ये सभी प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, तो पहला नंबर जो प्रश्न है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो थे बाबू ये कौन थे? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यूनान के राजदूत कौन थे। ऐसे बोर्ड एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछता है कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो आपको याद रखना है जो मेगास्थनीज थे ये यूनान के राजदूत थे। तो पहला आपका क्वेश्चन हो गया कि यूनान के राजदूत कौन थे, मेगास्थनीज। अब यहां पे क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जब पटना के राजा कौन हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, तब यूनान के जो राजदूत थे मेगास्थनीज वो पटना में आए थे। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो बाबू पटना का कौन सा नाम रखा गया पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पे, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र रखा गया। ठीक है ना। और किस फूल का आश्रय लेकर रखा गया पाटलिपुत्र, तो आपको याद रखना है गुलाब के फूल, क्योंकि पटना जो था ना पाटलिपुत्र यानी हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ देगा कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है बाबू, पटना है। और पाटलिपुत्र यानी पटना में गुलाब का फूल सबसे ज्यादा होता था, तो इसीलिए गुलाब का नाम का आश्रय लेकर ही पाटलिपुत्र नाम रखा गया, इसे आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम रखा गया, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पटना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो पटना बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, यानी कौन से राजा का जब शासन हुआ करता था तो यहां पे कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है ना, जो गुप्त वंश के राजा थे ना वो लोग कैमुदी महोत्सव मनाते थे। फिर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आपको नाम याद रखना है जो कैमुदी महोत्सव है ना ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। और कौन से राजा मनाते थे, तो गुप्त वंश के जो राजा थे, ठीक है ना, वो लोग मनाते थे कैमुदी महोत्सव। अगला क्वेश्चन है कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। देखिए क्वेश्चन अभी बताया और आ भी गया कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो जो कैमुदी महोत्सव था बाबू आपको याद रखना है ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। और कौन से राजा मनाते थे, तो जो गुप्त वंश के राजा थे वो लोग मनाते थे। ठीक है ना। और कैमुदी महोत्सव कहां पे मनता था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में मनता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, कुटिनितम काव्य के कवि कौन है। अब यहां पे आपको बताना है कि कुटिनितम काव्य के कवि कौन है। तो कुटिनितम जो काव्य है इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है दामोदर गुप्त। कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है दामोदर गुप्त। ठीक है ना, दामोदर गुप्त जो हैं ये कुटिनितम काव्य के कवि हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है। तो सरस्वती का कुलगिरी बाबू कौन सा है, पाटलिपुत्र यानी पटना है।
सरस्वती जी जो आपको पता ही है ज्ञान की देवी हैं, इनका कुल गृह कहां है, यानी ये कहां से आती हैं, तो आपको याद रखना है ये पाटलिपुत्र यानी पटना से आती हैं, यानी पटना की में निवास करती हैं। इसीलिए जो पटना के लोग हैं, पाटलिपुत्र के लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा विद्वान है। ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र यानी पटना। अगला क्वेश्चन है परिभूत पुरंदरम स्थान की संज्ञा किसे दिया गया है, तो यहां पे परिभूत पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है बाबू इंद्र। ठीक है ना। पुरंदर का अर्थ क्या होता है, इंद्र होता है। और परिभूत पुरंदरम स्थान यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे इंद्रलोक किसे कहा जाता है, तो इंद्रलोक बाबू किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र नगर को। पाटलिपुत्र जो नगर है ना, इसे इंद्रलोक कहा जाता है। ए वाला जो ऑप्शन होगा एकदम आपका 100% यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि परिभूत पुरंदरम स्थान की संज्ञा किसे दिया गया है, यानी इंद्रलोक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इंद्रलोक बाबू किसे कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है, यानी जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनका जन्म स्थान कहां है, यानी इनका जन्म कहां पे हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह कौन है बाबू, तो सिख संप्रदाय में 10 गो गुरु हुए, और जो सबसे 10वें और सबसे अंतिमवें गुरु, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुआ, यानी जो 10वें और अंतिमवें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म बाबू कहां पे हुआ था, तो बिहार के पटना में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिए, यानी पाटलिपुत्रम में हुआ था। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां पे है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्रम यानी पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए यूनान का राजदूत कौन था, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत बाबू कौन था, तो यूनान का राजदूत थे आपको याद रखना है मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके समय में भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पे किसके काल में पाटलिपुत्र में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अब आपको बताना है कि पाटलिपुत्र में किस शासक का राज हुआ करता था, उस राजा के शासन काल में जो रक्षा व्यवस्था थी ना, काफी उत्कृष्ट थी, काफी उत्तम थी, अच्छा था। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको याद रखना है पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी और जो सुंदरता थी वो बहुत ही उत्कृष्ट था। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। अब आपको बताना है कि जो संस्कृत का चैप्टर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम, इस चैप्टर में बाबू किस शहर के बारे में बताया गया है, तो पाटलिपुत्र वैभवम शहर में किस शहर के बारे में बताया गया है, तो पटना शहर के वैभव के बारे में बताया गया है, यानी पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना की। अब आपको बताना है कि जो दामोदर गुप्त है ना, ये किस काव्य की रचना किए हैं आपको बताना है। तो दामोदर गुप्त बाबू किस काव्य की रचना किए हैं, तो आपको याद रखना है कुट्टीनीतम। कुट्टीनीतम काव्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी, यानी जो पाटलिपुत्र है ना, ये किस प्रांत, प्रांत का मतलब होता है राज्य, यानी किस राज्य की राजधानी है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना। पटना किस राज्य की राजधानी है, तो आपको पता है बिहार। बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है, तो पटना है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, यानी जो पटना का इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास बाबू कितना वर्ष पुराना है, तो आपको याद रखना है कि जो पटना का इतिहास है ये 2500 वर्ष पुराना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, और जितना भी ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, और ये सभी प्रश्न अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, 100% आप लोग बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन है पटना शब्द किस शब्द से बना है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर तो पूरा डिटेल में बताए थे कि जो पटना शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, तो पतन शब्द से। किस शब्द से, पतन, और इसमें म मिला दिया गया है, आधा म, क्योंकि यह संस्कृत है। तो पतनम आपको याद रखना है, पतन शब्द से हुआ है, यानी पतनम, पतनम शब्द से पटना का निर्माण हुआ है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हैं। तो जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के कौन से गुरु हैं बाबू, तो ये 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु हैं, आपको याद नहीं, इनके बाद और कोई गुरु नहीं हुआ। ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिख धर्म के कौन से यहां पे सॉरी गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हैं, यानी किस धर्म के गुरु हैं, तो आपको याद रखना है ये सिख धर्म के गुरु हैं। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है, हमें
संस्कृत हमें हिंदी में पढ़ना है तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं और पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, तो सिख धर्म के संस्थापक हैं और वो पहले गुरु हैं। और सबसे अंतिम यानी लास्ट वाले गुरु जी कौन है, तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म बाबू कहां पे हुआ, तो बिहार के पटना में हुआ। यहां पे क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु हैं, तो आपको याद रखना है सिख धर्म के। अगला क्वेश्चन है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। सेतु का मतलब होता है नदी पुल, नदी के ऊपर जो पुल बना होता है उसे हम लोग सेतु बोलते हैं। तो पटना में गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु बना है, उस सेतु का नाम क्या है, तो गांधी सेतु। ठीक है ना, आप लोग पटना जाइएगा तो एक नदी मिलता है, नदी को पार करके आपको जाना होता है, ठीक है ना। और उस नदी को पार करने के लिए एक पुल बना है बहुत बड़ा सा, 11 से 12 किलोमीटर लंबा है, और इस पुल का नाम क्या है, पुल को बोलते हैं सेतु। ठीक है ना, जो नदियों के ऊपर पुल बना होता है उसे सेतु बोला जाता है। इस सेतु का बाबू नाम क्या है, तो आपको याद रखना है गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु नाम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र यानी पटना, पटना जो है बाबू ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पटना जो है आपको याद रखना है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे एकदम 100% राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो या पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा बहती है, पटना या पाटलिपुत्र दोनों एक ही है, आपको याद रखना है। तो पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर के दिशा में गंगा बहती है, ये आपको याद रखना है। पटना हमेशा युद्ध आग और बाढ़ के भय पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, यह किसने कहा था, तो किसने बोला था बाबू कि ये जो पटना है यानी जो पाटली ग्राम है एक दिन महानगर बनेगा और इसको हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय बना रहेगा। ये कौन बोले थे, तो भगवान बुद्ध बोले थे, क्योंकि भगवान बुद्ध बहुत बार पटना में आए और पटना के बारे में यही बोले कि जो ये पटना है ये भविष्य में महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा युद्ध का भय बना रहेगा, आग लगने का भय बना रहेगा और बाढ़ का भय बना रहेगा। अगला देखिए गोल घर कहां पे है, तो गोल घर बाबू कहां पे है, तो आपको याद रखना है कि जो गोल घर है ये पटना में है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे क्वेश्चन है कि वहन शब्द का अर्थ क्या है, तो यहां पे आपको बताना है वहन शब्द का अर्थ क्या है। तो वहन शब्द का अर्थ क्या होता है, आग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड के लिए रुकिए, थोड़ा सा माइक का बैटरी लो हो गया है, उसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, बस एक सेकंड। चलिए चेंज हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है कि जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ है बाबू, पटना में हुआ है, आपको पता है। और पटना में जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, यानी जिस स्थान पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है उस स्थान को क्या बोलते हैं, तो उस स्थान को बोला जाता है गुरुद्वारा। क्या बोला जाता है बाबू, गुरुद्वारा बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा कि जो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनके जन्म स्थान को मतलब इनका जन्म स्थान जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, या इनके जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जो पटना है ना इसका पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र से बाबू पटना नाम कब हुआ, ये आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र से पटना बाबू कब नाम हुआ, तो आपको याद रखना है मध्यकाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, जो पटना की रक्षा करती हैं। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है बाबू, पटन देवी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है, इनका नाम आपको याद रखना है। और इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ है और इनके जन्म स्थान को किस नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा के नाम से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो राजशेखर ने बाबू कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है, तो आपको याद रखना है काव्य मीमांसा।
काव्य मीमांसा कौन लिखे हैं? राजशेखर लिखे हैं, आपको याद रखना है। और कुट्टी नीतम कौन लिखे हैं? तो दामोदर गुप्त लिखे हैं। तो ये दो ही किताब है इस चैप्टर में, और दोनों का बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि काव्य मीमांसा कौन लिखे हैं? राजशेखर लिखे हैं। और कुट्टी नीतम कौन लिखे हैं? तो दामोदर गुप्त लिखे हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? देखिए उसी क्वेश्चन को पलट के पूछ दिया कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर हैं। इनका नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्राम्यो महानगर भविष्यति, यानी ये जो ग्राम है एक दिन भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु कलहस्य यानी लड़ाई झगड़ा, अग्निदहस्य यानी आग लगी, जलपुरस्य यानी बाढ़ की समस्या, सर्वदा कांत भविष्यति यानी सर्वदा बना रहेगा भविष्य में। यानी यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो गांव है भविष्य में महानगर बनेगा, क्यों? और किंतु यानी और यहां पे लोग में हमेशा युद्ध यानी लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, आग लगते रहेगा और बाढ़ की समस्या हमेशा बना रहेगा। ये जो युक्ति है किसने बोला है? ठीक है, तो ये युक्ति बाबू कौन बोले थे? तो भगवान बुद्ध बोले थे। आपको याद रखना है, संस्कृत में भी ये क्वेश्चन आता है, तो इसे आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ग्राम्यो महानगर भविष्यति यानी ये जो गांव है आने वाले समय में यानी भविष्य में ये महानगर बनेगा, किंतु कलहस्य यानी युद्ध लड़ाई झगड़ा से हमेशा परेशान रहेगा, अग्निदहस्य यानी आग लगी की समस्या से परेशान रहेगा, जलपुरस्य बाढ़ की समस्या से यहां पे हमेशा क्या रहेगा? परेशान रहेगा। यह किसने कहा? तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? आपको पता है ना, जो मेगास्थनीज था ये कहां का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो थे आपको याद रखना है ये यूनान के राजदूत थे, और ये पटना आए थे। पटना किसके शासनकाल में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। इसे आपको याद रखना है। महीपद का अर्थ क्या होता है? आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि महीपद का अर्थ क्या होता है। तो महीपद का अर्थ क्या होता है आपको याद रखना है। तो मही का अर्थ होता है बाबू पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है? तो पुरंदर किसे बोला जाता है? तो भगवान इंद्र को। भगवान इंद्र को पुरंदर बोला जाता है, आपको याद रखना है। तो जब भी बोलेगा पुरंदर किसे बोलते हैं? तो भगवान इंद्र को बोलते हैं। यानी पुरंदर पद का अर्थ क्या हुआ? इंद्र। और इंद्रलोक किसे कहा गया है? इंद्रलोक यानी परिभूत पुरंदरम स्थान यानी इंद्रलोक। इंद्रलोक किसे कहा गया है? पटना को कहा गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु अस्ति। अब ये देखिए संस्कृत में है, लेकिन पढ़िएगा तो आपको एकदम ध्यान से समझ में आएगा कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु हैं? डैश गुरु अस्ति यानी कौन से गुरु हैं? तो सिख संप्रदाय के बाबू कौन से गुरु हैं? तो 10वें गुरु हैं। तो 10वें को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दसम। दसम गुरु अस्ति यानी गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से 10वां गुरु अस्ति, यानी जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? यानी जो पटन देवी हैं वो कहां पे हैं? किस शहर की रक्षा करती हैं? तो आपको याद रखना है पटना की। पटन देवी किस नगर की हैं बाबू? तो ये पटना की हैं, पटना की रक्षा करती हैं। आपको याद रखना है। कैमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो कैमुदी महोत्सव जैसा दृश्य बाबू दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। अभी जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते थे ना, वैसे ही जो गुप्त वंश के शासनकाल में जो राजा हुआ करते थे वो कैमुदी महोत्सव मनाते थे। जैसे अभी हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, जिस तरह मनता है धूमधाम से 10 दिन, उसी प्रकार कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा कैमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता था? तो दुर्गा पूजा पर दिखाई देता था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पटना कहां बसा हुआ है? यानी जो पटना है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो पटना है आपको याद रखना है ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पटना किस राज्य की राजधानी? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो पटना है वो किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार राज्य की राजधानी है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किसका नया नाम है? यानी पाटलिपुत्र जो है वो किसका नया, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? यहां पे क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? यहां पे किसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र आगे चल के क्या बना बाबू? पटना बना। और ये कब बना? मध्यकाल में। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का बाबू पुराना नाम पाटलिपुत्र है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में सचिव
सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, गोलघर है, और यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ताजमहल तो आगरा में है, राजमहल, जल मीनार ये राजस्थान में। पटना में क्या है बाबू, गोलघर है, तो यहाँ पे गोलघर प्रसिद्ध है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? गंगा नदी के ऊपर जो पुल बना है उस पुल का नाम क्या है आपको बताना है। तो गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, इसे आपको याद रखना है। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? यह भी लिखा गया है, जब पढ़ा रहे थे पाटलिपुत्र वैभवम पाठ तो उसमें बोला गया है कि जो गंगा नदी के ऊपर जो गांधी सेतु बना है यह एशिया का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो आपको याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है, किस नदी पर बना हुआ है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो पुल है वो गांधी सेतु है, और ये किस नदी पर बना हुआ है यही पूछ रहा है। तो ये गंगा नदी पर बना हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो पटना के बाबू उत्तर दिशा में गंगा बहती है ना, तो आपको याद रखना है पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब भगवान बुद्ध के समय, जब भगवान बुद्ध पटना में आते थे तो पटना का नाम उस समय क्या हुआ करता था? तो भगवान बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या हुआ करता था? तो उस समय ये गांव था, ठीक है ना, तो उसे पाटली ग्राम बोला जाता था, इसे आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध के समय जो पटना था उस समय गांव था, शहर अभी नहीं हुआ था, तो उस समय जो पटना है उसे क्या बोला जाता था? पाटली ग्राम बोला जाता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पटना में बहुत बार कौन आए? तो पटना में बाबू बहुत बार कौन आए थे? तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए थे और बोले थे कि पटना जो है ये एक दिन क्या होगा, पाटली ग्राम, सॉरी उनके समय पटना का नाम क्या था? पाटली ग्राम था, गांव हुआ करता था। तो ये जो पाटली ग्राम है ना, ये आने वाले समय में महानगर बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है किसने कहा कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध के समय पटना जो था ना वो पाटलीग्राम के नाम से प्रसिद्ध था, और पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा, ये कौन बोले थे? भगवान बुद्ध बोले थे, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। महावीर मंदिर कहां स्थित है? तो बाबू महावीर मंदिर कहां पे है? ये भी पटना में है, और पटना का फेमस मंदिर है, आपको याद रखना है। कैमुदी महोत्सव कहां पे मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था, आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और किस शासन के राजवंश में मनाया जाता था? तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? यानी पटना नगर है ना, इसके आसपास किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता था? तो इसके आसपास फूल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था, इसीलिए इसका नाम अन्य ग्रंथों में पुष्पपुर और कुसुमपुर भी मिलता है, क्योंकि यहां पे फूल सबसे ज्यादा होता था। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ, यानी बहुत दूर तक फैला? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी सुंदरता और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, लेकिन किसके शासनकाल में बाबू जो यहां पे पाटलिपुत्र है इसका अधिक समृद्धि हुआ, यानी बहुत दूर तक फैला? तो आपको याद रखना है अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र है ना इसका अधिक समृद्धि हुआ, और किसके शासनकाल में इसकी रक्षा व्यवस्था और सुंदरता उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? यानी शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया करते थे लोग? तो आपको याद रखना है शरद काल में कैमुदी महोत्सव मनाते थे, और कहां पे मनता था? पटना में मनता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? क्योंकि पटना फिर बाबू बीच में कई सालों तक इसकी हालत जो है ना वो जर्जर रहा, इसको बहुत ज्यादा लूटपाट किया गया और इसको बर्बाद कर दिया गया, ठीक है। तो मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो मुगल काल में आपको याद रखना है पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? इंद्रलोक यानी परिभूत पुरंदरम स्थान। तो परिभूत पुरंदरम स्थान यानी इंद्रलोक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा जाता है, डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पे बाबू यहां पे 52 जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए, और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसे आप लोग 100% याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 52 ऑब्जेक्टिव के बाद अब इसका हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। आइए पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिखों के जो 10वें
10वें और अंतिमवें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना में ही हुआ है और उनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। और जो देश विदेश के जो सिख लोग हैं ना, वो पटना आते हैं और वहां पे अपना माथा टेकते हैं, यानी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो पटना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही बोल रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, तो लिखिएगा सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना एक महत्वपूर्ण नगर है क्योंकि यहां उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सिखों के जो 10वें भगवान हैं उनका जन्म कहां पे हुआ है, पटना में। अब भगवान का जन्म बाबू पटना में होगा, ठीक है ना। तो पटना उस समुदाय के लिए जो मतलब सिख समुदाय के लिए पटना क्या हो गया, बहुत महत्वपूर्ण हो गया नगर, ठीक है ना, महत्वपूर्ण स्थान हो गया क्योंकि वहां पे उनके भगवान का जन्म हुआ है, ठीक है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिस स्थान पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ उस स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। देश विदेश के सिख संप्रदाय के लोग दर्शन के लिए पटना आते हैं, इसीलिए जो पटना नगर है ना वो महत्वपूर्ण है सिख धर्म के लिए। वही यहां पे पूछ रहा है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, ठीक है ना। उनके जो 10वें और अंतिमवें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म स्थान पटना है, इसीलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यह स्थल गुरुद्वारा के भी नाम से जाना जाता है और जो देश विदेश के सिख संप्रदाय के लोग हैं, यानी सिख धर्म को मानने वाले जितने भी देश के भी लोग हैं और जो विदेश के लोग हैं वो भी पटना आते हैं और मत्था टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन विदेशी यात्री भाई पटना आया था। तो आप लोग लिखिएगा मेगास्थनीज, फहियान, वेंगसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। पढ़ाए थे तो हम आपको बताए भी थे कि ये क्वेश्चन आता है। आप लोग देखिए आपकी आंखों के सामने क्वेश्चन है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, तो मेगास्थनीज, फहियान, वेंगसांग, इत्सिंग आदि जो विदेशी यात्री थे वो पटना आए थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। तो पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध क्या बोले थे कि जो ये पाटलीग्राम है एक दिन भविष्य में महानगर बनेगा, किंतु इसे हमेशा युद्ध का भय बना रहेगा, इसे हमेशा आगजनी का भय बना रहेगा, इसे हमेशा बाढ़ के भय बना रहेगा। ये भगवान बुद्ध बोले थे पाटलीग्राम के बारे में। वही पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ देता है कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। दोनों सेम सेम है। इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में पाटलीग्राम बहुत बार आए। आपको पता है ना कि जो भगवान बुद्ध हैं वो पाटलीग्राम में, यानी जो पाटलीग्राम हुआ करता था उनके समय में पाटना का नाम पाटलीग्राम हुआ करता था। तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में नहीं पुराने समय में, ठीक है ना, पाटलीग्राम बहुत बार आए और भगवान बुद्ध ने कहा कि यह गांव भविष्य में एक दिन महानगर होगा, यानी ये जो पाटलीग्राम है भविष्य में एक दिन महानगर बनेगा, परंतु इस नगर को हमेशा आग, पानी और युद्ध का भय बना रहेगा। लेकिन साथ साथ इस जो शहर है ना, ये शहर, इस शहर को हमेशा युद्ध, आग, पानी और युद्ध का भय बना रहेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा। तो भगवान बुद्ध पाटलीग्राम यानी पटना में बहुत बार आए, ठीक है। और भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो पाटलीग्राम है ये भविष्य में एक दिन महानगर होगा, लेकिन इसको हमेशा पानी, युद्ध और यहां पे आग, पानी और युद्ध का भय जो है ना वो सदा बना रहेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट का मतलब होता है उत्तम था। तो आप लोग लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, यानी उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छा था। आपसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था था काफी उत्कृष्ट था, काफी उत्तम था, काफी अच्छा था, ठीक है। ये आप लोग लिख दीजिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है? जो कवि राजशेखर हैं जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखा है, वो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो कवि राजशेखर है जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखा है, वो यहाँ पे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो राजशेखर जो है वो पटना का उल्लेख किस रूप में किए हैं? तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यानी जो पाटलिपुत्र था ना, ये शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहीं पे विदेश देश के लोग तो आते थे पढ़ने, विदेशी भी आते थे बाबू यहाँ पे पढ़ने के लिए। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए हैं। यहाँ पारणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षाएं ली गई थी। यानी जो पाटलिपुत्र है ना बाबू, वो क्या था? शिक्षा का पुराना केंद्र था। और यहीं पे बाबू देश के तो विद्वान आते थे पढ़ने, विदेश के भी विद्वान आते थे। और यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे पारणी, पिंगल, पतंजलि आदि, और इनकी परीक्षाएं भी यहीं ली गई थी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है, तो लिखिएगा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए। यहाँ पारणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षाएं ली गई थी। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। यानी आपको बताना है कि जो पुराने पुराने ग्रंथों में पटना का जो पुराना पुराना नाम है, उस नामों को आपको लिखना है। तो लिखिएगा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम निम्नलिखित है। पाटलिपुत्र हो गया, पाटलीग्राम भी, देखिए पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र भी है। भगवान बुद्ध के समय इसे पाटलीग्राम भी बोला जाता था, इसे पुष्पपुर भी बोला जाता था, इसे कुसुमपुर भी बोला जाता है। तो ये पटना का पुराना नाम मिलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें या पटना के विभिन्न नामों को लिखें, यानी जो अन्य नाम है उसे लिखें। तो आप लोग लिखिएगा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम निम्नलिखित हैं। पटना का बाबू पुराना नाम पाटलिपुत्र है, पाटलीग्राम भी है, पुष्पपुर भी है और कुसुमपुर भी है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर का उल्लेख कहां पे मिलता है? यानी किस ग्रंथ में पटना का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है, ये आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र का पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यानी जो पुराने ग्रंथ है ना, उसमें लिखा गया है पटना का जो नाम है वो है बाबू पुष्पपुर और कुसुमपुर। वही पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर का नाम कहां पे उल्लेख है? तो कहां पे लिखा गया है कि पटना का पुष्पपुर और कुसुमपुर भी नाम है? तो प्राचीन ग्रंथों में। अब ग्रंथ का नाम क्या है ये आपकी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है प्राचीन ग्रंथों में। तो आप लोग भी किताब के ही हिसाब से लिखिएगा कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर का नाम उल्लेख जो है वो प्राचीन ग्रंथों में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। यानी पटना में कौन कौन से स्थल है जिसे हम लोग मतलब पटना में वो कौन कौन से स्थान हैं जो दर्शनीय है, यानी देखने योग्य है। वही यहां पे लिखा गया कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल, यानी कौन कौन से दर्शन करने योग्य जो स्थल है उनके नाम लिखें। तो लिखिएगा, पटना के मुख्य दर्शन स्थलों का नाम निम्नलिखित है। जैसे गोलघर पटना में है, इसे आप लोग देखने जा सकते हैं। तारामंडल आप लोग जाके देख सकते हैं। जैविक उद्यान यानी जो चिड़ियाघर है उसे देख सकते हैं। उच्च न्यायालय देख सकते हैं, सचिवालय देख सकते हैं, गुरुद्वारा आदि पटना का मुख्य स्थल है। यानी ये जो पटना का क्या है बाबू, मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल कौन से, दर्शनीय का मतलब देखने योग्य स्थल कौन सा है, तो लिखिएगा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम निम्नलिखित है। जैसे गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गुरुद्वारा है आदि, ये पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया? अब आपको बताना है कौन कौन से विदेशी जो यात्री हैं जो अपने अपने ग्रंथों में पटना का उल्लेख किए हैं। तो विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियांग, वेंगसांग, इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। यानी अब आपको उनका नाम याद रखना पड़ेगा। मेगास्थनीज हैं, ये भी अपने किताब में पटना का जिक्र किए हैं। फहियान भी किए हैं, वेंगसांग भी किए हैं, इत्सिंग भी किए हैं। ये सब लोग क्या किए हैं बाबू, पटना का वर्णन अपने ग्रंथों में किए हैं। तो ये आपको याद रखना होगा।
अगला क्वेश्चन है, पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पटना में बाबू कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव पाटलिपुत्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समारोह का विशेष रूप से प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। दुर्गा पूजा जैसा दिखाई पड़ता था, दुर्गा पूजा जैसा दिखाई पड़ता था, इसे आपको याद रखना है। यानी ये जो महोत्सव है ये कैसा दिखाई देता था? तो ये जो महोत्सव है ये दुर्गा पूजा जैसा दिखाई देता था, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो आप लोग लिखिएगा पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और यह महोत्सव पाटलिपुत्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। अभी जैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है 10 दिन एकदम धूमधाम से, उसी प्रकार कैमुदी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती थी। इस समारोह का विशेष प्रचलन, यानी ये जो कैमुदी महोत्सव है कहां पे मतलब किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में, जब पटना पे गुप्त वंश का राज हुआ तो उन राज्यों में कैमुदी महोत्सव मनता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा जैसा दिखाई पड़ता था। यानी जो कैमुदी महोत्सव है बाबू ये कैसा दिखाई देता था, यानी कैसे मनाया जाता था? तो अभी जैसे दुर्गा पूजा मनाते हैं वैसे ही कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 52 ऑब्जेक्टिव था वो भी पढ़ा दिए, 10 इसमें का सब्जेक्टिव है वो भी हम आपको पढ़ा दिए, और बहुत ही इजी है। आप लोग क्या कर लीजिए, नोट्स इसका खरीद लीजिए, आज क्लास के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, या आप लोग क्या कर सकते हैं इसे लिख के आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।